हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का लर्न एंड फन पर। और ये जो क्लास है बेटा आपकी क्लास 12th की पहली क्लास है। इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स स्टार्ट करने वाले हैं। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको क्लास 12th का बेसिकली कि हम लोग क्या करने वाले हैं पूरी क्लास 12th में, राइट। देखो यार, सबसे पहली बात है कि अगर आप अच्छी परसेंटेज क्लास 12th में बनाना चाहते हो तो एक बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, डेली आपको पढ़ाई करनी है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं करना है। आपको डेली पढ़ाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ाई करनी है और अपना होमवर्क डेली करते चलना है। एक नंबर भी आपका कटेगा नहीं पेपर में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, नहीं कटेगा भाई। जो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं उनके अच्छे मार्क्स आते हैं बोर्ड्स के एग्जाम में, राइट। तो पहली चीज तो हम अपने दिमाग में डाल लेते हैं कि हमें बहुत अच्छे से और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, ठीक। दूसरी चीज, जो क्लास 12th है इसमें हमें एक प्रॉपर्टी है मैटर की जो पढ़ाई करनी है, जिसकी पूरे साल हम वही पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं कहूं क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था तो आप लोग कहोगे सर क्लास 11th में हम लोगों ने सिर्फ मास के बारे में पढ़ा था। मास को फेंक रहे थे, मास की पोटेंशियल एनर्जी, मास की काइनेटिक एनर्जी, कभी मास सॉलिड के फॉर्म में था, है ना, फिर टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे थे, कभी मास गैस बन गया था, कभी मास का ही फ्लूइड बन गया था। तो ओवरऑल हमने पूरी क्लास 11th में मास की ही चर्चा की। ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी आती है जो अपने मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी है, जिसे हम कहते हैं चार्ज। नाम सुना होगा, क्लास 10th में भी आप लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से एक छोटी सी चीज होती है। और उस चार्ज की ही चर्चा हमें पूरी 12वीं क्लास में करनी है। तो देखो मोटिव तो क्लियर है। अब चार्ज दौड़ेगा भी, चार्ज रुकेगा भी, चार्ज की काइनेटिक एनर्जी भी होगी, चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, है ना, चार्ज के इफेक्ट भी होंगे। जैसे मास का ग्रेविटेशनल फोर्स होता था, ऐसे चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा या इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, राइट। तो हमें बेसिकली क्लास 12th में चार्ज की चर्चा करनी। और जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इस चैप्टर में हम लोग बेटा ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है, ये पर्टिकुलर चैप्टर। और दूसरा चैप्टर जो है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को अपन अलग भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर अपन जेई की तैयारी करते हैं तो कैपेसिटर को अलग ही चैप्टर मानते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज, इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड, पोटेंशियल, ये सब आता है बेटा किसके अंदर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। किसके अंदर आता है बेटा? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? ये बेटा एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्ज एंड इट्स इफेक्ट्स when it is at rest। बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल चीजें हैं, सब कुछ आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, पहले 2 चैप्टर अपने। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं चार्ज की जब वो रेस्ट पे है, और चार्ज के इफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं जब वो रेस्ट पे है, इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। चार्ज क्या होता है इस पे मैं आऊंगा, बट अगेन ये तो जो 2 चैप्टर आगे हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं चार्ज की और उसके इफेक्ट्स की जब वो रेस्ट पे होता है। सिंपल सी बात, ठीक है। अगेन इसका जो अगला चैप्टर होगा वो आ जाएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। वहां पे चार्ज मूव करेगा और कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, उसके जो इफेक्ट होंगे वो भी देख लेंगे। फिर चार्ज एक्सेलरेट भी होगा, एक्सेलरेट होगा तो क्या इफेक्ट होंगे वो भी देख लेंगे। तो इसी पे पूरी कहानी बनी हुई है बस। इसके अलावा एक और छोटा सा पार्ट है क्लास 12 में जिसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। उसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। बहुत सिंपल कहानी है। 11 से बहुत ज्यादा इजी आपको 12th का कोर्स लगेगा, क्योंकि बेटा बहुत बेसिक चीजों पे बेस्ड है। जिसकी 11th अच्छी होगी उसको क्लास 12th के किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसकी अच्छी नहीं है, बाकी के कॉन्सेप्ट जो 11th के यूज होंगे यहां पे वो हम डिस्कस कर लेंगे, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर नंबर 1 है अपना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और बेटा कहानी स्टार्ट होती है टाइप्स ऑफ मटेरियल के साथ में। हमें क्या डिस्कस करना है? चार्ज के बारे में डिस्कस करना है इस पूरे लेक्चर में। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अभी बता देता हूं, ठीक है। चार्ज क्या होता है इस पे बाद में आएंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा मटेरियल को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मटेरियल आप सभी लोगों ने सुने होंगे कि मटेरियल नाम मतलब कोई नया नाम नहीं है। अगर मैं मटेरियल की बात करूं बेटा कंडक्टिविटी के बेस पे, तो ये 3 प्रकार का होता है।
कौन कौन सा होता है? एक होता है बेटा कंडक्टर, ठीक है, और दूसरा होता है इंसुलेटर, ठीक है, और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, राइट। अच्छा, कंडक्टर क्या होता है बेटा? ये फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ करता है। तो 10वीं की बातें हैं, कुछ नया नहीं सिखा रहा हूं भाई, ये 10वीं की बातें हैं। क्या करता है? अलाउज फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो को अलाउ करता है। और यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं बेटा? जो डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज, और यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, राइट। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर एक नई कहानी है, जो अपना आखिरी चैप्टर भी है इसी कोर्स 12th का, जो 12th क्लास का फिजिक्स का कोर्स है उसका आखिरी चैप्टर। इसको बेटा हम चैप्टर में ही पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। बस ये याद रखना 3 टाइप के होते हैं, ताकि जब लास्ट चैप्टर पढ़े तो आप ये नहीं कहो कि सर आपने तो कहा था 2 होते हैं, अभी तीसरा चैप्टर सेमीकंडक्टर कहां से आ गया, तीसरे टाइप का कंडक्टर है ना। होते 3 टाइप के हैं। अभी हमारा काम पूरे 8-9 महीने कंडक्टर और इंसुलेटर से चल जाएगा। सेमीकंडक्टर जब आ गए, अलग प्रकार की प्रजाति है ना, मटेरियल्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रजातियों में एक अलग प्रकार की प्रजाति है जो कंडक्टर भी है और सेमीकंडक्टर भी। बट कब कंडक्टर और कब सेमीकंडक्टर वहीं पढ़ेंगे। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बिहेव करता है, और टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है इसकी कंडक्टिविटी की, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि कभी कंडक्टर होगा इंसुलेटर होगा। खैर अलग बात है, पूरा चैप्टर है, आगे जाके पढ़ लेंगे। बट हाँ, कंडक्टर और इंसुलेटर 2 प्रकार के मटेरियल है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए चार्ज का फ्लो अलाउ होता है। यहाँ बेटा इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई चार्ज फ्री नहीं है, तो बेटा फ्लो ऑफ चार्ज अलाउ नहीं होता है। ये करंट को कंडक्ट करते हैं, मतलब करंट फ्लो कर सकते हैं इनके थ्रू। 10वीं क्लास में पढ़ा है सभी ने कि फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट कहते हैं, तो यहाँ करंट फ्लो कर सकती है, यहाँ नहीं कर सकती। इतनी सी कहानी है बस, ठीक है, और ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की बात है ही। ठीक भाई, टाइप्स ऑफ मटेरियल अपने खत्म हो गए। ठीक, अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज की। यहां से अपना बेसिकली क्लास 12th का जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पहले मेथड्स ऑफ चार्जिंग भी अपने सिलेबस में थे, अभी एनसीईआरटी नई आई है तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग हटा दिए गए हैं। तो बहुत सारी आलतू फालतू की चीजें थी जो अपने सिलेबस से हट गई हैं, तो अब काम काम की चीजें बची हुई हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बेटा देखो, आपने ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया होगा। क्या एक्सपेरिमेंट? कि अपने पेन को बचपन में रगड़ा होगा बालों में, और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके गए होंगे, तो कागज के टुकड़े इस पे चिपक जाते हैं। होता है ऐसा? बिल्कुल होता है ना। सर्दियों के टाइम में जब आप स्वेटर उतारते हो, अच्छी खासी महंगी स्वेटर है ना, नायलॉन वायलॉन की बनी हुई, पॉलिस्टर, उसको उतारते हो तो चट 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 की आवाज भी आती है। आती है ना यार, बिल्कुल आती है। तो ऐसा होता क्यों है बेटा? होता इसलिए है क्योंकि जब आप किसी बॉडी को रगड़ते हो ना, 2 बॉडीज को ही रगड़ोगे, अब अकेले को कैसे रगड़ सकते हो? नहीं रगड़ सकते ना। जब आप किन्हीं 2 बॉडीज को रगड़ते हो तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या होता है कि बेटा चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आपने पेन को ऐसे रगड़ा, तो हो सकता है आपके बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन्स पेन पे आ गए हों, हो सकता है ना। हो सकता है पेन से बालों पे गए हों, ठीक है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, हो सकता है, हम तो ये कह रहे हैं। तो हो सकता है आपने पेन को रगड़ा बालों पे और बालों पे कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए, और अपना जो कागज है मान लेते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो बेटा जो अपना पेन है ये नेगेटिवली चार्ज हो गया क्योंकि इस पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसने बेटा क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ, ठीक है। तो बेसिकली जो नेचर है उसमें 2 टाइप के चार्ज पाए जाते हैं, सुन लो ध्यान से। चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। नेचर में 2 टाइप के चार्ज पाए जाते हैं। पहला है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा और कोई चार्ज हो नहीं सकता। दूसरा है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा जी सर, ये बात तो चलो हमें समझ में आ गई है। पहला चार्ज होता है पहले प्रकार का पॉजिटिव, दूसरे प्रकार का होता है नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का साइन रहेगा बेटा, हम लोग इसको इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज को हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट से पाया गया कि सेम चार्ज एक दूसरे को रेपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले सबसे बेसिक पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं, जो हमने एटम के स्ट्रक्चर से समझे हैं, सबसे बेसिक पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन को हम mp से दिखाएंगे। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻⁻27
किलोग्राम। ठीक है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है QP, चार्ज को हम स्मॉल q से दिखाएंगे। ठीक है ना, चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब ये कूलम क्या है, चार्ज की यूनिट है। क्या है बेटा, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, यही लिख देता हूं, यूनिट होती है इसकी कूलम। बहुत बड़े साइंटिस्ट है, इनका लॉ भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट होती है इसकी कूलम, ऐसा यूनिट। ठीक है, कूलम सी से दिखाते हैं। ठीक, ऐसा यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम होती है, सी से दिखाते हैं। सबसे बेसिक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है जिसका मास इतना है, याद रखना है, चार्ज इतना है। ठीक है, अच्छा, अब नेगेटिव चार्ज जो होता है सबसे, उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सुनना ध्यान से, जिनकी हमें चर्चा करनी है, इसे दिखाते हैं ई से। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है Me, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। सुनना अभी ध्यान से। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होगा बेटा -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सुन, ठीक है। अच्छा, पहले मास को कंपेयर कर लेते हैं। इसका मास -27 है, इसका मास -31 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास ऑब्वियस सी बात है कम है, जिसमें माइनस में पावर होती है 10 की में ज्यादा, वो छोटी होती है संख्या, है ना, ये बड़ी संख्या है। तो प्रोटॉन का मास लगभग 1836 गुना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। मैं बता दूं आपको, वैसे तो जो बात मैं बोलने जा रहा हूं वो प्रैक्टिकली अभी के टाइम में ट्रू नहीं है, बट हाँ, जिस लेवल पे हमें पढ़ाई करनी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, उस लेवल पे ट्रू है। सबसे छोटा चार्ज हमारे लिए जो एग्जिस्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट करता है हमारे लिए, एक्चुअल में तो क्वार्क्स भी क्या करते हैं, क्वार्क्स नाम है, कभी सुना हो तो, क्वार्क्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका चार्ज E/3 भी होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1/3 भी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम क्यों पढ़े। ठीक है, बताया ऐसी। सबसे छोटा चार्ज जो हमारे लिए एग्जिस्ट करता है, हमारे लिए जो पॉसिबल है, वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं हो सकता। देखो कितना सा मास है इसका, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, बहुत छोटा है। ठीक है, तो सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है, बस प्रकृति में प्रोटॉन पॉजिटिव स्टेट में पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्टेट में पाया जाता है। मतलब दो टाइप के चार्ज होते हैं ना, तो प्रकृति में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज माना है, हमने माना है, होता नहीं है भाई, माना है, मानी गई है सारी चीजें। इलेक्ट्रॉन को हमने नेगेटिव चार्ज माना है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। अगर कोई पूछे कि प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा है, तो इस माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है। हम कहेंगे कि सर दोनों का चार्ज सेम है। ये माइनस सिर्फ इस चीज को बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रकृति में एक नेगेटिव चार्ज के रूप में पाया जाएगा और प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के रूप में पाया जाएगा। नंबर सेम है दोनों, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है दोनों पे, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, प्रोटॉन का ज्यादा इलेक्ट्रॉन का कम नहीं है। चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों ही चार्जेस के लिए सेम है, सिर्फ और सिर्फ नेचर अलग अलग है। वो प्रकृति में पॉजिटिव रूप में पाया जाएगा, नेगेटिव रूप में पाया जाएगा। अच्छा सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है हमें कि सेम चार्जेस, ये प्रॉपर्टीज चल रही हैं, रेपेल ईच अदर। सेम चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रेपेल करेंगे। ठीक है, और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जाना है, राइट। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रेपेल करते हैं। यानी कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे, बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। खैर ये आगे ये कितने फोर्स से खींचेंगे उसकी भी चर्चा होगी, बट हमें ये याद रखना है कि सेम चार्जेस रेपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्ज एक दूसरे को रेपेल करेंगे। पता चल गया, यानी कि एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रेपेल करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रेपेल करेगा, बट एक प्रोटॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक की? बिल्कुल बेसिक चर्चा चल रही है। अच्छा,
तो बेटा चार्ज के ऊपर बात हो रही, सर चार्ज ये बताओ कि है क्या। बेटा चार्ज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, बाय वर्च्यू ऑफ इट फील्स फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। मतलब चार्ज क्या है, चार्ज एक ऐसी एंटिटी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है कि दूसरा चार्ज अगर हमने रख दिया उसके पास में, तो ये वाला चार्ज दूसरे की प्रेजेंस में कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। खैर फोर्स पे मैं आऊंगा, उससे पहले चार्ज की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज को हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। और बेटा अपने पास में जो टॉपिक है वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना। हेडिंग डाल लीजिए, अब कहानी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कि क्या क्या प्रॉपर्टी अपना चार्ज रख सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। बेसिकली तो काम की बात यहीं से चालू होती है, ठीक। हेडिंग डाल लिया, चलो जी। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी बता देता हूं, अभी दो तो बता चुका हूं। सेम चार्जेस, ये आप पूछा जाएगा तो लिख देना, सेम चार्जेस रेपेल ईच अदर, सेम चार्जेस रेपेल ईच अदर, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये होगी। अच्छा दूसरी खुद से लिख सकते हो क्या, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ओपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अच्छा जी ठीक है, और कोई, और कोई। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर। अच्छा अब इनको एक एक करके मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, पहले प्रॉपर्टी सुन लीजिए। उसके अलावा चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। अच्छा एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है जो शायद आप लोग लिख सकते हो, कुछ बच्चे लिख पाएंगे शायद जिन्होंने मेरी बात को या चर्चा को ध्यान से सुना होगा। आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, ठीक। अच्छा बालों पे रगड़ते हैं चार्ज को तो क्या हो जाता है, चार्ज क्या हो जाता है, चार्ज, अरे क्या होता है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी है जो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब इनका मीनिंग समझते हैं जो मैंने बातें लिखी हैं, ठीक है। देखो दो प्रॉपर्टीज मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आप लोगों को कि सेम चार्जेस रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं चार्जेस स्केलर के साथ में, ठीक है। तो बेटा चार्ज अगर स्केलर है तो उसके क्या मायने हैं और क्या चीजें हमें इस चीज से समझ में आनी चाहिए कि चार्ज सर स्केलर है। अब बताओ इसका मीनिंग क्या है। अगर चार्ज स्केलर है मतलब ये कि यहां पे वेक्टर सम का कोई रोल ही नहीं है, मतलब ये कि यहां पे वेक्टर सम का रोल ही नहीं है। अगर मैंने कहा आप लोगों से कि यहां +3 कूलम चार्ज है और यहां +6 कूलम चार्ज है ना, और मैंने कहा कि बेटा टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो बेटा वेक्टर में तो क्या करते हैं हम दोनों के एंगल देखते हैं, फिर वेक्टर सम करते हैं √p² + q² + 2pq cos थीटा से, है ना। यहां ऐसा कुछ नहीं करना, रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें पूछा टोटल चार्ज कितना, आप कह दो सर 9 कूलम, खत्म खत्म बस। स्केलर का मतलब क्या है कि डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, वेक्टर सम का यूज नहीं करना है। अच्छा मैं कहूं आप लोगों से कि मान लो यहाँ पे -3 कूलम चार्ज है और यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, तो आप कहोगे सर दोनों को ऐड कर दो, -3 में 1 जोड़ा -2 कूलम, बस खत्म। यह है चार्जेस स्केलर का मतलब, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। दिस इज द मीनिंग ऑफ चार्जेस स्केलर, यही मीनिंग है चार्जेस स्केलर का। अच्छा अब अगली बात हमने बोली कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यहां से थोड़ा थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होगा। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज क्या है बेटा, ट्रांसफरेबल है, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। अच्छा ट्रांसफर जो होगा ना वो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि बेटा अगर मैं किसी एटम की स्ट्रक्चर देखूं, आप सभी लोगों ने शायद
पता हो आप सभी लोगों को या नहीं पता हो, पता नहीं मुझे, बट यहाँ पे बेटा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या करते हैं? ऑर्बिट्स में इस तरह से चक्कर काट रहे होते हैं, सबको पता है। तो फ्री जो हो सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं ऑर्बिट से। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये कभी भी फ्री नहीं हो सकते। न्यूट्रॉन क्या होता है? एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसका कोई चार्ज नहीं होता है, मास होता है बट चार्ज नहीं होता है। तो मास के बिना चार्ज के बिना मास हो सकता है बट मास के बिना चार्ज नहीं हो सकता। जहां चार्ज होगा कुछ ना कुछ मास होगा, है ना, लेकिन जहां मास होगा वहां चार्ज हो, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। न्यूट्रॉन देख लो, अपना प्यारा न्यूट्रॉन, मास है बट चार्ज नहीं है, न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है। एनीवेज, हम ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन से वो ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। तो सिर्फ कौन ट्रांसफर होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होंगे। कौन ट्रांसफर होंगे? इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होंगे। प्रोटॉन्स ट्रांसफर नहीं होते क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए होते हैं टाइट फोर्स से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बंधे हुए होते हैं। कौन? प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के साथ में, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स में होते हैं, वीकली बाउंड होते हैं, उनको सेपरेट किया जा सकता है एटम से। इट मींस कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स, जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल, और ये किसकी फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है। लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा कि ये एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी मान लेते हैं इसे, ये न्यूट्रल है। मैं कह रहा हूं ये बॉडी न्यूट्रल है, ठीक है। अगर ये बॉडी न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर चार्ज नहीं है। इसका मतलब यह है कि जितना इस बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज है। चार्ज तो होगा क्योंकि हम किससे मिलके बने हुए हैं? एटम से। एटम में क्या होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तो होता है ना। अगर ये बॉडी न्यूट्रल है यानी कि इसका चार्ज है, नेट चार्ज है 0, विच मीन्स कि जितना इस बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज है। न्यूट्रल बॉडी डजंट मीन कि इसके अंदर चार्ज नहीं है। न्यूट्रल बॉडी मीन्स इस बॉडी का नेट चार्ज 0 है। और वो 0 कैसे होगा? वो 0 ऐसे होगा कि जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव हो, क्योंकि बेटा ये स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड हो जाती है। मान लो कि 100 कूलम इसमें पॉजिटिव चार्ज और 100 ही नेगेटिव हुआ तो हो गया काम, 0 हो गया ना चार्ज। अच्छा सर, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें मैंने मान लिया कि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हर प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। अच्छा, मान लो ये न्यूट्रल बॉडी है। मैंने क्या किया? मैंने एक काम किया, मैंने इस न्यूट्रल बॉडी से, ठीक है ना, इस न्यूट्रल बॉडी से मैंने 30 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। क्या कर लिए? 30 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। पहले हम मान लेते हैं कि इसमें x इलेक्ट्रॉन थे, तो x ही प्रोटॉन भी होंगे, तभी तो इसका टोटल चार्ज पॉजिटिव 0 रहेगा। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऐसा काम था, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैंने 30 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां पे x माइनस 30 इलेक्ट्रॉन रह गए। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? x माइनस 30 इलेक्ट्रॉन रह गए। और प्रोटॉन तो x के x है, प्रोटॉन तो x के x है, कितने भी हो सकते हैं, मतलब मैंने माना कि x इलेक्ट्रॉन थे, पहले x ही प्रोटॉन थे। मैंने 30 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लिए, मान लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बेटा अपने अंदर बिलियंस की संख्या में होते हैं, किसी भी बॉडी में बिलियंस में, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सर क्या पता 30 से कम हो, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल बातें करते हैं। 30 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ठीक है। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना, ध्यान से, 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 ठीक। मैं ये कह रहा हूं कि यहां से 30 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। पहले इस बॉडी का टोटल चार्ज जो था वो 0 था, अभी यहां से 30 इलेक्ट्रॉन निकले, यानी कि 30 नेगेटिव चार्ज निकला है। 30 नेगेटिव चार्ज निकला है, ऐसे समझ लो, छोड़ो डायरेक्ट एक्स वैक्स छोड़ो, आप लोग सीधा ऐसे समझ लो, कोई बॉडी है, ये न्यूट्रल है, ठीक है, नंबर्स पे बात करते ही नहीं है, सीधा सीधा मान लो कि मैंने इस बॉडी से कुछ 30 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ठीक है। अब 30 इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे वापस आ जाएं तो ये 0 हो जाएगा इसका चार्ज। सोच के देखो, मैंने निकाल लिए हैं 30 इलेक्ट्रॉन। 30 इलेक्ट्रॉन अगर पहले थे तो 0 था, न्यूट्रल थी बॉडी, पहले बॉडी क्या थी? न्यूट्रल थी। मैंने 30 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकाल लिए हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब इस पे 30 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, 30 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इलेक्ट्रॉन की कमी। अच्छा, ये बात है सर, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव कमी का मतलब है पॉजिटिव, और पॉजिटिव कमी का मतलब होगा नेगेटिव। सुनना ध्यान से,
अगर मैंने इससे 30 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, ठीक है, इस पे पहले 0 चार्ज था, ठीक है, तो क्या इस पे +30 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है। अगर आपने 30 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लिए हैं तो इस पे +30 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप वापस 30 इलेक्ट्रॉन ले आए तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि आपने 30 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज इसको दे दिया, तो 0 हो जाएगा, वापस से न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि किसी भी बॉडी की अगर आप बात करोगे, अगर उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। अगर किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, ठीक है, और किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। और दे और ले हम इलेक्ट्रॉन ही सकते हैं, दे और ले हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही सकते हैं, ठीक है। तो इफ नोट डालेंगे, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन फ्रॉम अ बॉडी, इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने किसी बॉडी से, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और अगर हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, अब इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा वहां नेगेटिव की अधिकता हो जाएगी, और जहां से निकालेंगे वहां नेगेटिव की कमी हो जाएगी। नेगेटिव की कमी का मतलब है पॉजिटिव, और पॉजिटिव की कमी का मतलब होता है नेगेटिव, है ना, सिंपल है एकदम। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू अ बॉडी, इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ये बॉडी क्या बन जाएगी बेटा? नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? जितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर किसी बॉडी को आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि उस बॉडी पे आप इलेक्ट्रॉन की अधिकता पहुंचा रहे हो, राइट। क्लियर है? क्लियर है बेटा सभी लोगों को? सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है, ओके। ठीक है, न्यूट्रल लिख देते हैं, टेकन फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल लिख लो, यहां पे भी न्यूट्रल लिख लो। तो देखो हमें चार्जिंग करने का पता चल गया। अगर आपको किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है, क्या करोगे? किसी बॉडी को, कोई न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिव चार्ज करना है, इलेक्ट्रॉन निकाल लो। और अगर किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है, इलेक्ट्रॉन धर दो उस पे, इलेक्ट्रॉन डाल दो उस बॉडी पे, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं ये कहता हूं आप लोगों से, लेट्स से there is a body A and there is a body B, ठीक है। ये बॉडी पे, ये बॉडी इनिशियली न्यूट्रल है, ठीक है, और इस बॉडी पे मान लेता हूं पहले चार्ज है कुछ 50 इलेक्ट्रॉन के बराबर, नेगेटिव चार्ज है 50 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टोटल प्रोटॉन से 50 ज्यादा होंगे। नेगेटिवली 50 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मतलब, चार्ज का मतलब क्या है? नेगेटिवली 50 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज का मतलब क्या है? नेगेटिवली 50 इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मतलब यह है कि यहां पे जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, और उनसे 50 ज्यादा और इलेक्ट्रॉन है, तभी तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा आप लोगों से कि यहां से निकाल के मैं यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना चाहता हूं। लेट्स से मैंने 20 इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर दिए, 20 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? ट्रांसफर कर दिए। तो जो ए है उसकी हालत क्या हो जाएगी और बी की हालत क्या हो जाएगी? देखो, ए पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ए तो नेगेटिवली चार्ज होगा, तो ए पे आ जाएंगे -20 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज। जिस पे इलेक्ट्रॉन आते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बी की अगर मैं बात करूं, देखो बी के पास टोटल चार्ज था -50 इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब टोटल 50 इलेक्ट्रॉन का चार्ज था किसके पास में? बी के पास में। उसमें से 20 भेज दिए तो 30 बचे होंगे, 30 का तो अभी बचा है ना, तो -30 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसके पास अभी बचा होगा, ठीक है। क्लियर है? सिंपल सी बात है, ठीक है जी। अच्छा, चार्ज हमेशा ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। जिस न्यूट्रल बॉडी पे जा रहे हैं चार्ज वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और जिससे निकाल रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। मतलब निकालने का मतलब इलेक्ट्रॉन की वहां कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, मतलब वहां नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी। मैंने यहां से 20 निकाले ना, तो यहां 20 नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई। देखो 30 में से 50 में से 20 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो 20 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 30 बच गए इलेक्ट्रॉन्स। कितने बच गए? 30 बच गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सिंपल। ये तो कहानी होगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड
सिस्टम इज कंजर्व्ड, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। इसका मतलब क्या है? आइसोलेटेड टर्म का मतलब पहले समझ लो बेटा। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि सराउंडिंग के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। अगर मैं इसे एक आइसोलेटेड सिस्टम मान रहा हूं, इसमें मैंने 3 बॉडीज रख दी, लेट्स से ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इसका मतलब ये कि तीनों बॉडी आपस में तो इंटरेक्ट कर सकती हैं, लेकिन अगर मैंने इसको एक सिस्टम मान लिया आइसोलेटेड, तो इन तीनों का बाहर किसी सराउंडिंग के किसी एलिमेंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं रहेगा। आपस में कर सकते हैं, विद इन द सिस्टम इंटरेक्शन पॉसिबल है, आउटसाइड द सिस्टम इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका मीनिंग ये होता है, राइट। मैं कह रहा हूं मान लीजिए, अब मैं यहां चार्ज इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, मैं यहां चार्ज कूलम की फॉर्म में लिख रहा हूं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है ना। तो यहां पे चार्ज किसी भी कूलम के टर्म्स में लिखा जा सकता है, ठीक है। मैं मान लो कि किसी बॉडी पे, इस बॉडी पे मान लो पहले कि इनिशियल चार्ज इस पे 2 कूलम है, इस पे 6 कूलम है और इस पे -4 कूलम है, ठीक है। ये इनिशियल चार्ज है। इन्होंने आपस में एक दूसरे से रगड़ वगड़ मारी, इधर उधर इंटरेक्शन किया, फाइनल चार्जेस ऐसे हो गए। देखना जरा ध्यान से, फाइनल चार्जेस ऐसे हो गए। पहली वाली बॉडी पे आ गया -6 कूलम, दूसरी वाली बॉडी पे आ गया मान लो -10 कूलम। तो तीसरी बॉडी पे चार्ज आपको बताना है कितना होगा। चलो फटाफट आंसर कीजिए। आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि किसी भी सिस्टम के अंदर चार्जेस इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन आउटसाइड द सिस्टम नहीं करेंगे। मतलब चार्ज बॉडीज पे चेंज हो सकता है, लेकिन जितना है एक सिस्टम के अंदर का चार्ज टोटल उतना ही रहेगा। एक सिस्टम के अंदर का चार्ज जितना है टोटल उतना ही रहेगा, कंजर्व रहेगा। जैसे अभी इसके अंदर का चार्ज कितना है? 6 और 2 8, 8 में से 4 गए तो 4 कूलम। अरे भाई डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 6 और 2 8, 8 में से 4 गए तो 4 कूलम। तो यहां भी 4 कूलम चार्ज होना चाहिए। ये -10 है, ये 6 है, तो -16 हो गया, -16 हो गया। अगर इस पे बॉडी पे मैं चार्ज 20 कूलम दे दूं तो टोटल चार्ज अगेन 4 कूलम बन जाएगा। जोड़ के देख लो, 20 में से 10 गए तो 10, 10 में से 6 गए तो 4, अगेन 4 बन गया। तो आ गया ना तीसरी बॉडी का चार्ज, ठीक है। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर बॉडीज एक दूसरे से चार्ज एक्सचेंज कर सकती हैं, बट जो उस सिस्टम के अंदर का टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। पहले भी चार्ज था, अभी भी 4 है, आगे भी 4 ही रहेगा, कल भी 4 रहेगा, परसों भी 4 रहेगा। इस सिस्टम के अंदर का चार्ज ये तो कभी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा, आखिरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, सुनना जरा ध्यान से बेटा। अभी अभी हमने एक छोटी सी चीज पढ़ी कि सबसे छोटा अवेलेबल चार्ज जो है वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन है। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। सबसे छोटा अवेलेबल चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है। ये पढ़ा था हमने अभी अभी, सर पढ़ा तो था, ठीक है। मतलब अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये बॉडी है, ठीक है, इससे आपको इस बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर करना है। सुनना ध्यान से, अभी मैं कह रहा हूं ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, आपको ए से बी पे चार्ज ट्रांसफर करना है, ठीक है। मैं कहता हूं सबसे पॉसिबल छोटा चार्ज जो है वो ट्रांसफर करके दिखाओ। तो सर सबसे छोटा चार्ज तो आपने बताया था इलेक्ट्रॉन, उससे छोटा तो कुछ हो नहीं सकता, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन, अरे इलेक्ट्रॉन आधा तो हो नहीं सकता, अब होगा तो अकेला ही होगा ना। सबसे छोटा चार्ज जो अवेलेबल है वो कौन है? वो इलेक्ट्रॉन है। वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। उससे छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। ना आधा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, ना 1.5 पॉसिबल है, ना 3 पॉसिबल, ना 3.5 पॉसिबल है, ना 4.5, ना 4.25, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। या तो 1 पॉसिबल होगा, या 2 पॉसिबल होगा, या 3 पॉसिबल होगा, या 4 पॉसिबल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज स्मॉलेस्ट चार्ज। तो हमने कहा आप इधर से इधर चार्ज ट्रांसफर करो, तो आपने कहा सर एक इलेक्ट्रॉन उठा के इधर फेंक दो, हो गया ट्रांसफर। मैंने कहा इससे अगला जो चार्ज ट्रांसफर होगा कि सर एक और इलेक्ट्रॉन फेंक दो। मैंने कहा इससे अगला जो ट्रांसफर होगा कि सर एक और इलेक्ट्रॉन फेंक दो। मैंने कहा इससे अगला ट्रांसफर जो होगा चार्ज का कि सर एक और इलेक्ट्रॉन फेंक दो। तो कभी भी किसी भी बॉडी पे जब आपको चार्ज मिलेगा ना, तो वो हमेशा जो ट्रांसफर किया जा सकता है वो इस फॉर्म में मिलेगा। एन क्या है? इंटीजर है। एन क्या है? एक इंटीजर है। एन इज एन इंटीजर। कि जो चार्ज होता है ना किसी भी बॉडी पे, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीजर फॉर्म में पाया जाएगा। किसी भी बॉडी पे चार्ज अगर,
क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज। अगर आप किसी बॉडी को चार्ज दे रहे हो, मैं कह रहा हूं कि भैया इस बॉडी को आपको चार्ज देना है सबसे छोटा पॉसिबल, तो आप कहोगे सर 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। मैं कहूंगा तीसरा सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज देना है आपको, तो क्या सर 2 इलेक्ट्रॉन और दे दो। सिंपल सी बात है। अरे इलेक्ट्रॉन की ही फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है, और तो कुछ ट्रांसफर होता ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है चार्ज, अरे फ्री तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना, तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन की इंटीजर फॉर्म में ही होगा, क्योंकि या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा उस बॉडी पे चार्ज, या 2 या 3 या 4 या n, बस खत्म बात, बस खत्म बात। ठीक है, तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब यह है कि चार्ज दैट अ बॉडी कैन हैव is always in integer form of electron, charge of electron, या charge that can be transferred from one body to another body is always is in integer form of electron। याद रखने वाली चीज नहीं है, याद रखने वाली चीज है, ऐसा कुछ लिखने वाली चीज नहीं पूछी जाती है यहां से ऐसा एज इन, क्योंकि इसकी डेफिनेशन होती नहीं है बेसिकली। ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पे बेटा अपन लोग? यहां पे अपन लोग लिखेंगे कि चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर is always in form of integer of charge of electron। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? चलो अच्छा जी, ये तो चार्ज की प्रॉपर्टी हो गई। अब एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं सर, जब इतनी बातें हो गई तो थोड़ी और बातें कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? अरे कैसे फाइंड करेंगे? लेट देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, यानी कि जो 1 कूलम चार्ज है वो n इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मिलकर बना है। तो मैं लिख सकता हूं 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, अरे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम यही होता है। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ये। ठीक है, तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैं मान रहा हूं 1 कूलम है, 1 कूलम है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन E। कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन E। और E की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। इसको ऊपर भेज दो तो आ जाएगा 10 की पावर 19 डिवाइडेड बाय 1.6, इतनी आ गया n की वैल्यू। इसको सॉल्व कर लेना, 10 बाय 1.6 लिख देना इसको, तो ये लगभग लगभग आपके पास आ जाएगा हाँ 640.2 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे 1 कूलम में, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.2 इंटू 10 टू पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम चार्ज में। कितने सारे इलेक्ट्रॉन है देखो 1 कूलम चार्ज में 10 टू पावर 18 में, है क्या नहीं? अरे है क्या नहीं? ठीक है, तो यहां खत्म हो जाती है बेटा अपनी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या खत्म हो जाती है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बहुत ही बेसिक चीज थी। अब बेटा हमें एक छोटी सी चीज चालू करनी है, जिसे मैं आज इस क्लास में तो खत्म नहीं करूंगा, उसे खत्म करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन यहां बेसिक्स में आपको बता के जाऊंगा कि कूलम लॉ क्या होता है, उसके बेसिक्स में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास में अगेन मैं कूलम लॉ से ही थोड़ी सी जो रिवीजन है वहां से स्टार्ट करूंगा, एंड देन पूरा कूलम लॉ अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो जाता है, जहां से सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड के पेपर में। इंपॉर्टेंट चीज है कूलम लॉ। क्या कहता है कूलम लॉ? कूलम लॉ बेटा 2 चार्जेस के बीच का फोर्स बताता है। कूलम लॉ क्या करता है? 2 चार्जेस के बीच का फोर्स बताता है। काफी सिमिलर है ग्रेविटेशनल लॉ से, बट ग्रेविटेशनल में क्या होता था? ग्रेविटेशनल लॉ में 2 मास एक दूसरे को सिर्फ अट्रैक्ट ही करते थे। यहाँ पे दोनों काम हो सकते हैं। अगर सेम चार्ज हो तो रिपेल करेंगे, अपोजिट हो तो अट्रैक्ट करेंगे। सेम ग्रेविटेशन जैसा था वैसा का वैसा ही लॉ है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में कोई 2 चार्जेस हैं। पहला चार्ज है Q1, ठीक है, दूसरा चार्ज है लेट्स से Q2। अभी मैंने दोनों को पॉजिटिव लिया है, और दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली जो लाइन है, ठीक है, उस लाइन की दूरी है R। ठीक है, क्या है? R है। अच्छा, ये दोनों चार्जेस जो हैं अभी वैक्यूम में रखे हुए हैं। लेट्स से कहां रखे हुए हैं? वैक्यूम में रखे हुए हैं। तो हमें पूछा गया कि दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये इसे रेपेल करेगा और ये इसे रेपेल करेगा। ठीक है, तो दोनों चार्ज, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा। अब दोनों चार्ज एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाते हैं। कितना? K Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर, मतलब जो फोर्स लगेगा, अरे जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर काइंड ऑफ फोर्स है, सेंट्रल फोर्स, और बेसिकली ये जो फोर्स आपको दिखाई दे रहा है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। ये जो फोर्स है ये चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल है, जो ये इस पे लगा रहा है और ये इस पे लगा रहा है, जो कूलम फोर्स है किसके प्रोपोर्शनल है, चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के, और दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसी को मैं आगे बढ़ाऊं, प्रोपोर्शनल साइन हटाता हूं अगर मैं, तो बेटा एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। के क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9। कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, अच्छा यूनिट निकाल सकते हो, आर स्क्वायर को इधर ले जाओ, Q1 Q2 को नीचे ले आओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये यूनिट होती है के की, ये यूनिट होती है के की। के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अच्छा ये कांस्टेंट जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, पहले बता रहा हूं, ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। अच्छा किस पे डिपेंड करेगा बेटा, के जो है इसकी डिपेंडेंस बहुत सारी चीजों पे होती है। ये बेसिकली डिपेंड करता है, अगर मैं आपको साफ साफ बताऊं तो मीडियम पे। किस पे डिपेंड करता है ये बेटा, मीडियम पे। के की डिपेंडेंस किस पे होती है, मीडियम के ऊपर होती है, मीडियम डिपेंडेंट है। ठीक है, अच्छा तो के की चर्चा कर लेते हैं। अगर मैंने कहा कि के जो है दैट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है, के मीडियम डिपेंडेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी वैल्यू को हम बोलते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सर ये एप्सिलॉन क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट जो है वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने बोला था ना अभी वैक्यूम में रखा हुआ है, क्या बोला था मैंने, अभी वैक्यूम में रखा हुआ है। तो एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम को रिप्रेजेंट करने वाला एक कांस्टेंट है जिसे हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नाम दिया है। एप्सिलॉन नॉट की भी एक वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12, और यूनिट के की उल्टी होगी, यानी कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे एप्सिलॉन नॉट निकालना, इसको इधर भेज दो, के को इधर भेज दो, तो 1/4 पाई के आ जाएगा, के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 है, तो 1/36 पाई इंटू 10 टू पावर 9 आ गया, सॉल्व करोगे आ जाएगा 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। ये याद रखने वाली चीजें, मतलब बस ये इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, लॉ है बेटा, लॉ तो कोई चेंज कर नहीं सकता, ना मैं ना आप, तो याद रखना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, ये तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। अच्छा थोड़ा सा इसको सीधा कर देते हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है, चलो के की वैल्यू आ गई, ठीक है भैया, ठीक है। दोनों चार्ज एक दूसरे पे इतना फोर्स लगाएंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये रूल जो है वैक्यूम में रखे हुए दो चार्जेस के ऊपर वैल्यू कर रहा है। मीडियम अगर बदलेगा तो बेटा कुछ और फोर्स लगेगा, दैट वी विल डिस्कस लेटर कि मीडियम में कूलम लॉ कैसे काम करता है। बट अभी के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि कूलम लॉ इन वैक्यूम दो चार्जेस के बीच जो आर दूरी पर रखे हों वैसे लगाया जाता है। के की वैल्यू डायरेक्ट आप 9 इंटू 10 टू पावर 9 रख सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ठीक है, अच्छा बात तो सर सही कह रहे हो। ठीक है, कोई भी दो चार्ज होंगे सेम फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, मतलब इतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा, इतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा। ठीक है, अच्छा अगर ये दोनों सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऑपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना। अच्छा सर ये जो आपने बताई है अभी बात हमें, ये तो सिर्फ आपने फोर्स का मैग्नीट्यूड बताया है, ये तो सिर्फ आपने फोर्स का मैग्नीट्यूड बताया। मैं कहूंगा जी बिल्कुल सही बात है, मैं तो गलत बोल भी नहीं रहा हूं, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया। कैसे डायरेक्शन कहां होती है बेटा, डायरेक्शन जो होती है ना इस फोर्स की वो होती है अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। ठीक है, नोट डाल के लिखेंगे सभी बच्चे कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। सुनना अभी ध्यान से कैसे लिखना है इसको मैं बता देता हूं, घबराने का नहीं है। ठीक है ना, नोट डाल लेना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग लाइन joining
2 चार्जेस। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। देखो अब कैसे होगा, समझो जरा ध्यान से। मैंने कहा आप लोगों से, क्या कहा कि मान लो एक चार्ज रखा हुआ यहाँ पे +Q1 और एक यहाँ पे रखा हुआ है मान लो +Q2, ठीक है, R दूरी पर, ठीक है। अब सुनना ध्यान से भाई, Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे लगाएगा, दोनों एक दूसरे पर रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे क्योंकि सेम चार्ज है। मतलब Q1 Q2 को दूर भगाना चाहेगा बट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही भगा सकता है, तो इधर फोर्स लग गया Q2 पे, इसको नाम दे दो F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही धक्का मारेगा। अरे धक्का मारने को तो इधर भी मार सकता था, इधर भी मार सकता था, ऊपर भी मार सकता था, नीचे भी मार सकता था, कहीं और भी मार सकता था, बट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग धक्का मारेगा। सेम काम होगा इस भाई के लिए, सेम काम होगा इस भाई के लिए। अगर मैं Q2 देखूं, Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा होगा बट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग फोर्स लगाएगा बस, इसको नाम दे दो आप F12, ठीक है। अच्छा, जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21, और वो मैग्नीट्यूड होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर, दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये जितना फोर्स इस पे इधर लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इस पे लगा रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो क्या डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है कि जो F21 है वो तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन F12 जो है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, राइट। अब देखो दो अलग अलग बॉडी है, इन दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्या ऐसे फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर को जन्म देते हैं? यस। तो बेटा ये जो कूलम फोर्स है, कूलम फोर्स इज एक्शन रिएक्शन फोर्स, ठीक है। कूलम फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन फोर्स है, ठीक है, समझ में आ गया। कूलम फोर्स क्या है बेटा? एक्शन रिएक्शन फोर्स है। मतलब कि दो बॉडीज एक दूसरे पे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रही है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, दो अलग अलग बॉडी एक दूसरे पे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाती हैं, तो इसे कहा जाता है एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक चार्ज है पॉजिटिव, लेट से इसे Q1 नाम दे देते हैं। लेट से यहां पे एक और चार्ज है नेगेटिव, इसे Q2 नाम दे देते हैं, ठीक है। डायरेक्शन लिखनी है फोर्सेस की, दूरी R ही है दोनों के बीच की। कैसे लिखेंगे बेटा? देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या करेगा? नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन सिर्फ अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो कर लिया अट्रैक्ट, ये आ गया F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। F21 का मतलब क्या? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अच्छा, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो बेटा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अट्रैक्ट कर ले, ये हो गया F12। तो देखो दोनों फोर्स का अगेन मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, दो अलग अलग बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, मेक्स एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज बता देता हूं, ये जो फॉर्मूला है ना, अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है चार्ज का, तो चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कभी भी साइन के साथ नहीं रखने हैं, कभी भी साइन के साथ नहीं रखने हैं, ठीक है। जैसे कि एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिख लिया करो ऐसे छोटा छोटा, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है हमें। एक एग्जांपल है बेटा आप लोगों के सामने, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये 2 कूलम है, ये 4 कूलम है, बस प्रकृति में नेगेटिव पाया जाता है। मैग्नीट्यूड तो मैंने पहले ही बता दिया चार्जेस का कैसे कंपेयर करते हैं। ये 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं पॉइंट चार्जेस। फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, फाइंड आउट कूलम फोर्स या फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या करोगे आप बेटा? सिंपल सा फॉर्मूला है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो, जब फोर्स पूछा गया है ना, मतलब पहला दूसरे पे जितना लगाएगा दूसरा भी पहले पे उतना ही लगाएगा। डायरेक्शन यहां पे पूछी नहीं गई है, हमें सिर्फ ये पूछा गया दो चार्ज एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा। डायरेक्शन तो मुझे पता है
ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। अगर पूछा जाए कि 4 कूलम पे किधर फोर्स लग रहा है तो मैं कह दूंगा नेगेटिव एक्स एक्सिस में। उसके लिए फॉर्मूला में साइन क्यों लगाना मुझे? अगर मुझसे पूछा जाए कि 2 कूलम पे किधर फोर्स लग रहा है, मैं कह दूंगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। खत्म बात, सिंपल है बेटा। लेकिन 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 मैग्नीट्यूड जब भी पूछा जाएगा फोर्स का तो हम डायरेक्ट एज इट इज लिख देंगे। पहले का चार्ज कितना है 2 कूलम, दूसरे का चार्ज कितना है 4 कूलम, डिवाइड कर देंगे 1 के स्क्वायर से, तो आ जाएगा 72 इंटू 10⁹ न्यूटन। ये फोर्स आ गया दोनों के बीच, 72 इंटू 10⁹ न्यूटन। ठीक, क्लियर? क्लियर है यहां तक की बात? ठीक है। अच्छा, तो बेटा ये बेसिक था कूलम लॉ का, बिल्कुल बेसिक ऑफ कूलम लॉ था। नेक्स्ट क्लास में हम बता देता हूं क्या क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस कूलम लॉ का एक्सटेंशन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी अपनी बेटा वो होगी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कि इसका वेक्टर फॉर्म कैसे बनेगा और एग्जांपल्स ऑन कूलम लॉ। यहां पे आपकी वेक्टर की ही नॉलेज यूज की जाएगी। ठीक है, तो ये 2 चीजें नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ में। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे बाकी जो बच्चे क्लास 12th में आए हैं उन सभी के साथ शेयर कीजिए। नोट्स आप लोगों को बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कीजिए, या फिर आप डाउटनेट ऐप पे भी डायरेक्ट ये नोट्स पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।